हेलो एवरीवन, सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जेईई मेंस पीवाईक्यू सीरीज में हम सॉल्व कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी पर ये पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से फिजिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे लेवल तक क्लियर हो जाते हैं। ओके, और साथ ही साथ आपको एग्जाम रिलेवेंस भी समझ में आता है। इसीलिए हमारा एफर्ट है कि आप हमारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस आपको फर्दर एग्जाम में काम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या गिवन है। देखो गिवन है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर exists in a wire of cross sectional area 5 millimeter square with a drift velocity 2 into 10 to the power minus 3 meter per second. The number of free electrons in each cubic meter of the wire is। ठीक है, क्या गिवन है मैं लिख देता हूं। फर्स्ट वेरिएबल जो गिवन है वो है करंट, कितना है 10 एम्पियर। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए गिवन है 5 मिलीमीटर स्क्वायर, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अनदर थिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी 2 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूबिक मीटर स्मॉल n इज आस्क्ड हियर। ओके, तो किस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच I इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। ओके, n इक्वल्स टू I अपॉन ए ई वी डी। I put value of I, A, E and V, D, then I get the answer. I has value 10 ampere. Area of cross section 5 into 10 to the power minus 6. Charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 and drift velocity which is 2 into 10 to the power minus 3। ठीक है, सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिए। अब बस कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन पार्ट आपको करना होगा, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आप करेंगे ये आपके एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि जब आप कैलकुलेशन प्रायोर कर लेते हैं तो उससे आपको आपका हाथ जो ना ज़्यादा क्लियर हो जाता है चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसे सॉल्व करके देखना है। देखिएगा सॉरी 625 इंटू 10 टू द पावर 25 पर मीटर क्यूब, दिस इज आवर आंसर। ओके, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम एज I इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। बीटा टी स्क्वायर, टी नहीं है यहाँ पे। ओके, वेर अल्फा इक्वल्स टू 20 एम्पियर पर सेकेंड एंड बीटा इक्वल्स टू 8 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड चार्ज क्रॉस थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन 15 सेकेंड्स। क्या गिवन है, करंट का फंक्शन, करंट गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और हमसे चार्ज पूछा है, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब अपने को चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा। तो देख Q इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टाइम कितना लेना है 15 सेकेंड, तो 0 टू 15 I इंटू डी टी। ओके, I put value of I in this equation. Value of I is what? Alpha naught t plus beta t square
integration dt from 0 to 15. Now I integrate this equation and I get q equals to alpha naught t square by 2 plus beta t cube divided by 3. What I did, I integrate the equation between 0 to 15. Okay, now I place limits in the equation. Q equals to alpha naught. Simultaneously I put the value of alpha naught and beta. So alpha naught has value 20 into time t 15 square, so 225 divided by 2 plus value of beta 8 into t 15 cube divided by 3. So q will become 2250 plus 8 multiplied with 225 multiplied with 5. 3 से मैंने कैंसिल कर दिया, 15 को कट कर लिया, तो अपने पास 8 इंटू 225 इंटू 5 ये बच गया इक्वेशन से फर्दर। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा Q इक्वल्स टू 11250 कूलम, एंड दिस इज द आंसर टू बी सॉल्व्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हियर. ओके, next question. See what is given here. There is a square, a wire of resistance capital R is bent to form a square ABCD. Okay, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और इसको एक स्क्वायर का फॉर्म दिया गया है. हमसे पूछा क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन E एंड C. देखिएगा डायग्राम को मैं रीड्रॉ करता हूं. लेट अस सपोज ये हमारे पास स्क्वायर है A B C D. ओके, हर एक क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस R था तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है तो रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा, तो हर साइड का रेजिस्टेंस R बाई 4 होगा, R बाई 4, R बाई 4. लेकिन एक पॉइंट और प्लेस करा गया है इन बिटवीन, इन मिड ऑफ द लाइन CD. ओके, सो दिस पॉइंट इज नेम्ड एज E. ओके, सो रेजिस्टेंस ऑफ D साइड इज R बाई 4 बाई 2 यानी कि R बाई 8 एंड EC दिस इज ऑल्सो हैज रेजिस्टेंस R बाई 8. ठीक है ना. अब हम इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R बाई 8, ठीक, और इसके साथ इस डायग्राम को मैं दोबारा ही बनाता हूं, थोड़ा इसको छोटा बना लेंगे, जगह कम कंज्यूम होगी हमारी. ओके, तो देखिए ये डायग्राम है, इसको मैं ऐसा बना सकता हूं, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग. देखिएगा ये AB रेजिस्टेंस हो गया R बाय 4, AD रेजिस्टेंस R बाय 4, BC रेजिस्टेंस R बाय 4 एंड DE रेजिस्टेंस R बाय 8 एंड द पॉइंट्स E and C and the resistance R by 8. अब आप पाएंगे कि यहां पर R by 8, R by 4, R by 4 and R by 4, these four resistors are in series. Okay, and the equivalent of these four resistance is parallel with R by 8. यानी कि इन चारों का इक्विवेलेंट R by 8 के साथ EC, E और C पॉइंट के बीच पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा, देखो R by 4, R by 4, R by 4, 3R by 4 प्लस R by 8, सो 8 LCM और ये बनेगा
6R प्लस R यानी कि 7R/8। ओके, तो यहां पर इन चारों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 7R/8। ओके, 7R/8, और ये 7R/8 R/8 के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास R/8 इंटू 7R/8 डिवाइडेड बाय R/8 प्लस 7R/8। so 8 will be cancelled out, remains R and R also will be cancelled out, so R equivalent will be 7R/8, 8 जा 64, so the answer is 7R/64। चेक कर सकते हैं ऑप्शन, देखिए ये रहा आंसर, ए ऑप्शन 7/64R, this is our answer। you can take a screenshot if you want। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a metal wire of resistance 3 ohm is elongated to make a uniform wire of double its previous length। 3 ohm रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसको इलोंगेट करा गया है, खींचा गया है, कितना लेंथ बनाने के लिए? डबल लेंथ बनाने के लिए। ओके, द न्यू वायर इज नाउ बेंट एंड द एंड्स जॉइन टू मेक अ सर्कल, और फिर ये जो न्यू वायर है इसे सर्कल का फॉर्म दिया गया है। इफ 2 points on this circle makes an angle 60 degree at the center, then the equivalent resistance between these 2 points will be। देखिए, एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम, ओके, फिर क्या करा गया? लेंथ डबल कर दी, तो न्यू वायर हमें मिल गया, और क्योंकि लेंथ डबल करा है, जितने प्रोपोर्शन से लेंथ चेंज होती है उसके स्क्वायर प्रोपोर्शन से रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो क्योंकि लेंथ डबल करी है तो रेजिस्टेंस 2 स्क्वायर से इंक्रीज होगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R, 4 ऑफ इनिशियल रेजिस्टेंस। तो हम लिख पाएंगे जो न्यू रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा 3 जो ऑलरेडी था, और इंटू 4, क्योंकि डबल लेंथ करी है तो 4 टाइम्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो जो नया वायर आया इसका रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। ये तो फर्स्ट थिंग हो गई। फर्दर क्या बोल रहा है कि ये जो न्यू वायर है इसको एक शेप दिया है, सर्कल का शेप। ओके, ये देखिए इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। ओके, और इसमें भी सेंटर पर इसके कोई 2 पॉइंट सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो देख, अब अपने को यहां पर आप पाओगे, ये पॉइंट है मान लो ए और बी। अब आप पाओगे कि ए और बी पॉइंट के बीच 2 रेजिस्टेंस बन गए। एक तो देखो मैं पॉइंट लिख रहा हूं, ए सी बी, इस सेक्शन का, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और एक ये दूसरा देखना, एक ये देखो ए बी डी, ए डी बी, इन दोनों सेक्शंस का रेजिस्टेंस होगा और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएंगे। तो यहां अपने को पहले ए बी, ए डी बी और ए सी बी, इन दोनों सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालना होगा, और उसके बाद क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए, क्योंकि यहां पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है ए बी सेक्शन, इसलिए इधर कितना लेंथ कंज्यूम हुआ सर्कल का? तो सर्कल का टोटल एंगल 3, मतलब सर्कल का पूरा एंगल कितना बनता है एक राउंड में? 360 डिग्री, और 60 डिग्री ए बी सेक्शन ने बनाया है, तो इसने 6 का 1 पार्ट इसने यूज करा है। ओके, यानी कि बचा हुआ 5/6 पार्ट ए सी बी के पास है। तो देख 5, मान ले ये टोटल लेंथ था L, मान ले टोटल लेंथ था L, तो 5L/6 तो गया ए सी बी के पास, और L/6 एडीबी के पास। क्लियर है? अच्छा, हमें क्या गिवन है? L का वैल्यू गिवन है, कितना है? 12 ओम। L रेजिस्टेंस, L लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम। तो L/6 लेंथ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 12/6, तो ये आ जाएगा 2 ओम। तो L/6 यानी कि
एडीबी सेक्शन का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास कितना 2 ओम। ओके, इसी तरह से 5L/6 लेंथ का रेजिस्टेंस आ जाएगा 12 इंटू 5/6, सो इट विल बी 10 ओम। इस तरह से तो क्या हमने किया, सबसे पहले वायर गिवन था उसका लेंथ डबल करके और नया रेजिस्टेंस पाया जो कि 12 ओम था। फिर उसे सर्कल का फॉर्म दिया और सर्कल पर भी 2 अनइवन पॉइंट लिए गए, उन पॉइंट ने एंगल बना रखा था 60 डिग्री। तो हमने यहाँ पर 2 सेक्शंस मिले, उन दोनों सेक्शंस का रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करा 10 ओम एंड 2 ओम। अब ये जो सेक्शंस है दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। सो नाउ वी यूज फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिएगा R इक्विवेलेंट विल बी 10 मल्टीप्लाइड विद 2 divided by 10 plus 2. Okay, 20 divided by 12, 20 divided by 12, so this will becomes 5 divided by 3 ohm. This is our answer. So option D is correct answer. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं if you want. Next question देखिएगा, what is given here in a conductor if the number of conduction electron per unit volume is 8.5 into 10 to the power 28 meter per meter cube. Okay, what is given here? Given data is first small n is given here which is 8.5 into 10 to the power 28 meter inverse cube. Okay, and mean free time, relaxation time tau is also given here 25 femtosecond. Femtosecond means 10 to the power minus 15 seconds. Okay, now it's approximate resistivity. resistivity पूछा है हमसे, रो का वैल्यू पूछा है, तो किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, रो इक्वल्स टू होता है m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो वैल्यू पुट करनी है बस और कुछ नहीं। रो इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, स्मॉल n हैज वैल्यू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 multiplied with charge, square of charge of electron 1.6 into 10 to the power minus 19 whole square multiplied with relaxation time which is 25 into 10 to the power minus 15. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिलेगा 10 to the power minus 8, अप्रोक्सीमेट आंसर ओम इंटू मीटर। ओके, कैलकुलेशन आपको करनी है। ओके, कैलकुलेशन करने से ही आपका मतलब क्लियर होगा, आपको प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने इसको सॉल्व करा हुआ है ऑलरेडी। अब आपकी बारी है इसे चेक करने की कि आंसर सही है या गलत। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, what is given here? A current of 5 ampere, current given है, okay, passes through a copper conductor has resistivity this, resistivity भी given है, radius of cross section is 5 mm, radius given है, find the mobility, mobility पूछा है, and drift velocity also given here. okay, तो देखिए गिवन्स पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है देखो, सबसे पहले करंट गिवन है I which is 5 एम्पियर। अनदर थिंग रेजिस्टिविटी रो 1.5 into 10 to the power minus 8 ओम into मीटर। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है स्मॉल r which is 5 into 10 to the power minus 3 मीटर बिकॉज mm में है। फर्दर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अपने को गिवन है, कितना है 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस? म्यू। मोबिलिटी पूछा है, मोबिलिटी पूछा है। कैसे सॉल्व करेंगे?
हमारे पास ऐसा डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसको बना लेंगे। देखिएगा, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। वी डी तो गिवन है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, तो हम वो निकाल सकते हैं। देखो, हमें पता है J इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू ई। जे क्या होता है? करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J इक्वल्स टू लिखा जा सकता है E अपॉन रो। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा क्या? रो इंटू जे। ओके, तो ये तो अपने को मिल जाएगा यहां से E। और देखिए एक बात और, J क्या होता है? करंट डेंसिटी, जो होता है करंट अपॉन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मैं लिखूंगा म्यू इक्वल्स टू वी डी अपॉन रो इंटू जे, और जे की जगह मैं आई अपॉन ए लिखूंगा। तो वी डी अपॉन रो, आई और ए ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा, बिकॉज आई अपॉन ए है तो ए नीचे, ठीक है ना, तो ए ऊपर चला जाएगा। तो वी डी ए बाय रो आई। क्लियर? चल, अब एरिया की जगह भी क्या लिखूंगा? क्योंकि रेडियस गिवन है, तो मैं लिखूंगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो आई, और ये सारे वैल्यूज अपने को यहाँ पे गिवन है। तो देखिए, म्यू विल बी वैल्यू ऑफ वी डी विच इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पाई 3.14 मल्टीप्लाइड विद रेडियस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड करंट विच इज 5। इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.0 मीटर स्क्वायर बाय वोल्ट इंटू सेकेंड। अगेन कैलकुलेशन आपको करना है, मैंने कैलकुलेशन करी हुई है, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, in an experiment the resistance of a material is plotted as a function of temperature as shown in the figure. It is a straight line. One may conclude that हमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को एक ग्राफ में दिखाया गया है। ओके, और हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं इस ग्राफ के रिगार्डिंग, और हमें सेलेक्ट करना है विच ऑप्शन इज बेस्ट सुटेड फॉर द ग्राफ। तो देखिए, हमें यहाँ पे इसको ऑप्शन से हिट करने का ट्राई करना है। ऑप्शन से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब देखो, यहाँ पर y की जगह पर कौन है? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है? ln r log r। और x के प्लेस पर कौन है? यहाँ पे x की जगह पर क्या है? जो डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल log r है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1/t स्क्वायर है। आई होप आप समझ गए होंगे बात को। तो x के प्लेस पर कौन है? 1/t स्क्वायर। और क्योंकि स्लोप डिक्लाइनिंग है, नीचे की तरफ झुकता हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो इसका ग्रेडियंट रहेगा वो कैसा है? नेगेटिव है। ओके, अब ये सारी चीजें इनमें से जिस ऑप्शन के साथ मैच करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे इसका आंसर पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट वही ऑप्शन ले रहा हूं। आपको बाकी ऑप्शन भी चेक करके देखने हैं। ओके, तो देखिए ऑप्शन सी क्या गिवन है? r इक्वल्स टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो देखिए इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो मैं log यदि लेता हूं दोनों साइड में, ln r इक्वल्स टू ln r नॉट, ओके, और मल्टीप्लाइड विद माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ओके, देखिए इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ln r माइनस ln r नॉट। ओके, ये डिवाइड हो जाएगा ना इसका, एक सेकेंड, r इक्वल्स टू आर नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ओके, हम यहाँ पे log लेते हैं तो ये आ जाएगा ln r
इक्वल्स टू ln r नॉट प्लस ln e रेस्ट टू पावर माइनस टी नॉट स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इस तरह से ये आएगा। अब ln r नॉट यदि मैं इधर लेकर आता हूं तो ये बनेगा ln r अपॉन r नॉट इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और इसको ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है। देखिए यहां अपने को आंसर ही मिल गया देखा जाए तो। देख अब ध्यान से सुन, देखना मैं इसको लिख सकता हूं ln r log r इक्वल्स टू माइनस टी नोट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर और प्लस ln r नॉट। तो देख y की जगह पर कौन है, y के प्लेस पर कौन है, यहां पे देखो y के प्लेस पर ln r है। ओके मैच किया, एक तो x की जगह पर 1 बाई टी स्क्वायर मैच किया यहां पर, और देख स्लोप जो है ना, स्लोप की जगह पर टी नोट स्क्वायर है और वो माइनस साइन है, और यहां पर भी माइनस ही था, ग्राफ भी यही बता रहा है। ओके और जो कांस्टेंट होता है c उसकी जगह है ln r नॉट। तो ये जो इक्वेशन है ऑप्शन सी के रिगार्डिंग जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन सी बेस्ट सूटेड ऑप्शन है जो इस ग्राफ को डिस्क्राइब करता है। ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके और जो बचे ऑप्शंस हैं उन्हें आप चेक करके देखेंगे कि कौन सा इसमें से मैच नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकंड लेकिन वेट करना। ऑल गोइंग गुड, ठीक चलिए स्पेस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई a and b where b is very greater than a is filled with medium of resistivity rho, the resistance between the two spheres will be। देखो क्या गिवन है, there are two spheres, outer sphere और एक है inner sphere। ओके उनके रेडियस भी गिवन है अपने को, क्या है, जो इनर रेडियस है वो है a, इनर रेडियस है a और आउटर रेडियस है b, ठीक है। और हम ये दोनों स्फीयर्स है और हमसे पूछा है कि इसके अंदर जो मीडियम फील्ड है, इसके अंदर जो मीडियम फील्ड है उस मीडियम का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसके अंदर इस मीडियम के अंदर हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे, स्फेरिकल सेल कंसीडर करेंगे। देखना जैसे ये मैंने एक शेल कंसीडर कर रहा हूं, मैंने शेल कंसीडर करी है, ये देखिए, आई होप आपको ये विजिबल होगा कंप्लीट डायग्राम अच्छे से देखिएगा। अब देखो ये जो सेल है इसका रेडियस है स्मॉल r और इसकी थिकनेस है dr, क्लियर। ओके अब क्या है यहाँ पर अपने को क्या करना है, पहले ये जो हमने सेल कंसिडर करा है यहाँ पर एलिमेंटल सेल, उसका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। और क्योंकि एक एलिमेंटल सेल है तो इसलिए मैं रेजिस्टेंस लिखूंगा dr, d कैपिटल R, ओके, इन इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ, लेंथ की जगह पर यहाँ पर जो थिकनेस है वही आ जाएगा d स्मॉल r डिवाइडेड बाय 4 पाई, एरिया लेंगे इस सेल का तो वो आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। ओके हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इंटीग्रेट, कहां से कहां तक चाहिए, इनर से आउटर स्फीयर के बीच, तो इनर रेडियस है a और आउटर रेडियस है b, तो रो अपॉन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr। हम क्या करेंगे फर्दर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, रो अपॉन 4 पाई और 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन r हो जाएगा a टू b, और हम लिमिट्स पुट करेंगे रो अपॉन 4 पाई इंटू माइनस 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन a, so it will be r equals to rho upon 4 pi into 1 upon a minus 1 upon b।
दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर सकते हैं और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी है ये भी। अ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम is bent into an equilateral triangle, then the resistance between any two vertices of the triangle। एक वायर है स्ट्रेट वायर जिसका रेजिस्टेंस है 18 ओम, 18 ओम, और इसको फॉर्म दिया गया है, रूप दिया गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का। डायग्राम इज नॉट इन स्केल, याद रखिएगा यहां पर। तो इधर देखो, क्योंकि मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया है तो हर एक साइड का लेंथ यदि इक्वल है तो रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड होगा। 6 ओम 6 ओम 6 ओम। पॉइंट मार्क कर लेता हूं ए बी एंड सी। हमसे पूछा है किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये तो बहुत ही इजी है कि देखो ये एक रेजिस्टेंस हो गया, लेटस ये कितना है 6 ओम, और बाकी दो रेजिस्टेंस हो गए। और ये कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। ये दो बची हुई जो साइड्स है उन वो आपस में सीरीज में है, तो 6 6 क्या हो जाएगा 12, और फिर वो पैरेलल बनेगा। तो 1/6 भी क्यों लिखें, हम लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड विद 12 डिवाइड बाय 6 प्लस 12। सॉल्व करेंगे, 6 से कैंसिल होगा, 18 नीचे बचेगा, 3 12 को कट करेगा 4, सो 4 ओम इज आवर आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। देखिए ये तो बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है, ये तो आप देखते ही करोगे। देखो क्या पूछा है, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर प्लेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t = 4। मतलब हमें चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ गिवन है, ठीक है, और पूछा क्या है, करंट एट t = 4। देख मैं क्या बताना चाहता हूं यहां पे, तुम इसको देखो, ये तो रहा टाइम एक्सिस और ये रहा चार्ज एक्सिस, ठीक है, और ये रहा t = 4 सेकेंड, t = 4 सेकेंड। ठीक, हमसे पूछा है t = 4 सेकेंड पर करंट कितना होगा। अरे भाई t = 4 सेकेंड पर चार्ज कांस्टेंट हो गया ना भाई, चार्ज कांस्टेंट हो गया तो फिर करंट क्या आ जाएगा, चार्ज कांस्टेंट है तो करंट क्या आएगा, करंट होता है dq/dt। चार्ज का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो या तो डायरेक्ट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो करंट क्या आएगा 0। ओके चल नेक्स्ट, ये भी एक कंसेप्चुअल है और इसको देखकर हम उलझ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है पर इसका कंसेप्ट बहुत जानदार है। क्या क्या बोल गया मैं भी मतलब इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा, उस पर आप ध्यान देना इन टोटल। देख क्या गिवन है, इन द गिवन सर्किट ऑल रेजिस्टेंसेस ऑफ द वैल्यू कैपिटल आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो यहां पर ये सारे रेजिस्टेंस आर वैल्यू रखते हैं, सारे रेजिस्टेंसेस कितना वैल्यू रखते हैं, आर आर आर, सब आर वैल्यू रखते हैं। तो देख इधर में पूछा है ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और आपको इधर काफी एक नेटवर्क गिवन है रेजिस्टेंसेस का, आप बस इसको सॉल्व करने में लगे रहेंगे। लेकिन यह एक बात याद रखना, मैं आपको ये लाइन अंडरलाइन करके बता रहा हूं। देख ये जो पॉइंट्स है ना, यहां से लेकर यहां तक पॉइंट C1 C2 C3 C4, तो पता है क्या हो रहा है कि ये जो पूरा जंक्शन है ना ए और बी पॉइंट के बीच, ये जो नेटवर्क है, इसमें C1 और C2 के थ्रू यहां पर एक सीधा वायर कनेक्टेड है, यानी कि शॉर्ट सर्किट करा हुआ है, और करंट हमेशा शॉर्ट पाथ को फॉलो करता है। तो यानी कि करंट बस केवल इसी ब्रांच में से आ जाएगा, ए C1 C2 C3 C4 बी तक होकर निकल जाएगा, बीच में किन्हीं में भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्योंकि सर्किट शॉर्ट हुआ पड़ा है, यहां पर सर्किट को शॉर्ट कर दिया गया है, इसलिए
हमारे पास बस केवल इतना बचेगा, हमारे पास बस केवल इतना ही बचेगा, क्या इतना बचेगा केवल। ए पॉइंट हो गया, ए के साथ रेजिस्टेंस है आर, ये एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है ये ए पॉइंट, और यहां पर रेजिस्टेंस है आर, और इधर एक रेजिस्टेंस है आर, और ये बी पॉइंट। बाकी ये शॉर्ट हो गया है, बाकी सारे रेजिस्टेंसेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो अब देखो ये तो सीरीज है, और सीरीज में रेजिस्टेंस हो जाता है सम, तो 2R इज द आंसर। बहुत सिंपल। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट वाली बात यदि आपको नहीं पता होगी तो आप इसका गलत आंसर करके आएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मेरी बात। सर्किट शॉर्ट है यहाँ पे, सर्किट शॉर्ट हो गया, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक सेकेंड। ऑल इज गोइंग गुड, ठीक है। अ कॉपर रोड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए कैरीज अ यूनिफॉर्म करंट आई थ्रू इट at temperature capital T. If the volume charge density of the rod is rho, how long will be charges take to travel a distance d? देख क्या क्या गिवन है, हमें करंट गिवन है, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, हमें यहां पर टेम्परेचर गिवन है T, यहां पर एक चीज गिवन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या है, रो रेजिस्टिविटी नहीं है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है ये, ना कि रेजिस्टिविटी, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द चार्ज टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस डी, डिस्टेंस भी गिवन है डी। हमसे पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या होता है, फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर स्पीड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज करेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई अपॉन एन ए ई, ओके, आई अपॉन एन ए ई, ओके। चल फर्दर ए और टी इक्वल टू आ जाएगा डी ए अपॉन आई, और ये जो एन ई है ना, अब वो समझो, एन क्या होता है, जिसका यूनिट होता है पर मीटर क्यूब, और ई क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उसका यूनिट क्या होगा, कूलाम। तो यदि मैं एन और ई को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो इसका यूनिट क्या बना, कूलाम पर मीटर क्यूब। यानी कि एन और ई का मल्टीप्लाई जो है ना, ये क्या है, ये इसका यूनिट है कूलाम पर मीटर क्यूब। तो यानी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है एन और ई का प्रोडक्ट। तो यानी मैं इन दोनों की जगह में क्या लिख सकता हूं, रो लिख सकता हूं। तो डी ए रो डिवाइडेड बाई आई, ये आंसर हो जाना चाहिए, डी ए रो डिवाइडेड बाई आई। तो ये रहा ए ऑप्शन। देखो आई थिंक आप लोगों ने समझा होगा इसको, मैंने अच्छे से ही बताया है। फिर भी यदि आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a heating element has a resistance of 100 ohm at room temperature. Okay, when it is connected to a supply of 220 volt, a steady current of 2 ampere passes in it and temperature is 500 degrees Celsius, more than the room temperature. Okay, what is the temperature coefficient of resistance of the heating element? Okay, तो देखिए हमें क्या गिवन है, रूम टेम्परेचर जो ना हम 27 डिग्री सेल्सियस लेंगे, ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस है 100 ओम, चल ठीक है। और फिर एक सप्लाई कनेक्ट करी 220 वोल्ट की और करंट फ्लो करा 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस कितना आया, रेजिस्टेंस आया 220 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि जब 500 डिग्री मोर देन रूम टेम्परेचर, यानी कि 527 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर किया, तब रेजिस्टेंस बना 110 ओम। पूछा क्या है हमसे, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमसे पूछा है। अल्फा इज हियर टू बी सॉल्व्ड। तो देख फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R2 माइनस R1 इक्वल्स टू अल्फा T1, अल्फा R1, T1 नहीं भाई R1, अल्फा R1 T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा, देख
R2 माइनस R1, 110 माइनस 100 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100 और मल्टीप्लाइड विद T2 527 रूम टेम्परेचर 27, तो ये आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे 500 ही आ जाएगा। तो अल्फा विल बी 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 4, एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो ये बनेगा 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, यही आंसर है। ओके, यू कैन सी, देखो 0.2 की बजाय यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखा है, एक ही बात है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे? लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट। नेक्स्ट देख भाई, a uniform wire of length L and radius R has a resistance of 100 ohm. It is recast into a wire of radius small r by 2. Then the resistance of the new wire will be, एक वायर है जिसको रिकास्ट करा गया, दोबारा बनाया गया है और उसका रेडियस r by 2 कर दिया। तो देख, याद रखना कि रेजिस्टेंस जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब रिकास्ट करेंगे ना तो देखो वापस सुनो, एक मिनट सुनना। देख, जब भी हम वायर को रिकास्ट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं मेल्ट करके या फिर स्ट्रेच करके, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, यदि लेंथ के साथ देखें तो रेजिस्टेंस लेंथ स्क्वायर भी होता है। ओके, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होता है। आई होप आप समझे होगे। जब रिकास्ट करेंगे ना स्ट्रेचिंग या मेल्टिंग के बाद, तो रेजिस्टेंस जो है ना लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और रेडियस के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस है ना वो रेडियस के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अब तो देख, रेजिस्टेंस रेडियस कितनी कर दी, r by 2 कर दी यहाँ पे, तो नया जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, R इक्वल्स टू K अपॉन R by 2 होल 4। क्लियर? तो देखिए बन जाएगा R डैश इक्वल्स टू 2 पर पावर 4 है तो 16 बाय R4। तो यहाँ से R डैश क्या आ गया, 16 टाइम्स ऑफ R, यानी 16 टाइम्स ऑफ R। तो पहले 100 ओम था, 16 टाइम्स ऑफ 100 यानी कि 1600 ओम इज द आंसर। आई होप आप लोग इसको समझोगे। अपन ने बहुत अच्छे से ही डिस्कस किया है इसको, एक बार आप रिवाइंड कर सकते हैं इफ यू वांट। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट भी है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है। 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। ड्रिफ्ट स्पीड इज दिस। If the electron density in the wire is this, then resistivity of the material clause 2. Resistivity पूछा है, ठीक है, और वोल्टेज गिवन है और लेंथ भी गिवन है। तो देख फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, तो देख J इक्वल्स टू होता है, J इक्वल्स टू होता है सिग्मा इंटू ई, या J इक्वल्स टू सिग्मा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन रो और E की जगह लिख सकते हैं वोल्ट पर लेंथ। चल ठीक है। और करंट डेंसिटी की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, करंट डेंसिटी की जगह पर हम लिख सकते हैं करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? या केवल करंट डेंसिटी रख लो, केवल करंट डेंसिटी भी रख सकते हैं। करंट डेंसिटी की जगह हम ये लिख सकते हैं NEVD। हमसे पूछा क्या है, रेजिस्टिविटी, तो ये आ जाएगा NEVD इंटू L डिवाइडेड बाय वोल्टेज। बस एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। देख क्या बनेगा, रो इक्वल्स टू V अपॉन NEVD L। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये आपको करना है। आई होप आप लोगों ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा और आप यहाँ तक आए हैं, इसके लिए आपको मैं शाबाशी देता हूँ और थैंक यू कि आपने यहाँ तक इसको सुना और आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं, ये आप मान सकते हैं।
Thank you very much for this day.